नमस्ते, मेरा नाम है हिरणजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि कबूतर के पत्थर फेंकने से चिट्टी खंबे पर जाकर दारू का खंबा नहीं मारती, समझ रहे हो ना। तो आज के इस वीडियो में मैं सूसा छोड़कर अपने तीसरे डेस्टिनेशन में पहुंच गया हूं, जो कि ट्यूनीशिया में एकदम बीचों बीच स्थित है और अपने ऐतिहासिक अहमियत के लिए पूरे ट्यूनीशिया सहित दुनिया भर में जाना जाता है। इस जगह को हम केरुआ नाम से पुकारते हैं और फिर ये सन 670 में स्थापित एक काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है, जिसमें पूरे इस्लाम मजहब की शिक्षा दी जाती थी और फिर आज भी उसका नाम, उसकी अहमियत बरकरार है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा केरवा सिटी घुमाकर आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। जब आप सूसा से मिनी बस लेकर केरवा सिटी में पहुंचते हैं तो सबसे पहले ओल्ड सिटी मदीना का ये पुराने किले का दीवार आपका स्वागत करते हुए नजर आएगा। और आज देख सकते हो आसमान में आधे नीलिमा है और आधे बादल है। और फिर इस मदीना सिटी के अंदर हमारे सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। मेरे पीछे इस दीवार के ऊपर ये बड़का सा मीनार दिखाई दे रहा है। ये केरवान के मेन अट्रैक्शन केरवान ग्रैंड मस्जिद के मीनार है, जिसकी स्थापना 670 साल में की गई थी। और उस टाइम ये पूरे केरवान सहित इस नॉर्थ अफ्रीका में इस्लाम मजहब के शिक्षा और इस्लाम मजहब के प्रचार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये सेवा दे चुका है। मैं तो इसके अंदर प्रवेश करने से पहले ही इसकी भव्यता और विशालता देखकर हैरान रह गया। चाहे इसके निर्माण को 1000 साल से भी अधिक समय हो गया हो, इसकी खूबसूरती और इसका संदेश पैगाम आज के ज़माने में भी बरकरार है। और फिर अंदर प्रवेश करने के बाद इतना विशाल सा नमाज के लिए एक खुला सा मैदान शुरू हो जाता है। इसका निर्माण जाहिर सी बात है कि अरब उमैया शैली में किया गया था। और इस तरह के मस्जिद मैंने मांडव, जो कि एमपी में स्थित है, वहाँ पर भी देखा था। इन खंभों के पीछे स्थित कमरों में पहले कुछ तालिब लोग, जिनको स्टूडेंट कहा जाता है, वो लोग रहते होंगे। और फिर इस मीनार के सबसे ऊपर से अजान की आवाज़ सुनाई देती है जब इनके नमाज का वक्त होता है। और ये खूबसूरत जगह मस्जिद का मुख्य नमाजगढ़ है, जहाँ पे हमारे जैसे गैर मुसलमानों के लिए प्रवेश निषेध है, लेकिन मुसलमान लोग इसमें प्रवेश करके अपने मन चाहे तरीके से नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद का सफलतापूर्वक दर्शन ख़त्म करने के बाद अब मैं इस पुरानी गली में उतरा हूँ, जो कि काफ़ी पुरानी लग रही है, और अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तलाश में आगे बढ़ रहा हूँ। वैसे ये सिटी है तो बहुत छोटी, लेकिन इसके नाम और प्रसिद्धि की वजह से यहाँ पे हमेशा मेरे जैसे टूरिस्ट की भीड़ जमी रहती है। टूरिस्ट की भीड़ से थोड़ी दूर मैं अभी एक शांत जगह पर पहुँच गया हूँ, जो कि इस केरवा सिटी का एक लोकल मोहल्ला है, जहाँ पे लोगों का घर वगैरह है। और आप देख सकते हो कि इनके घरों का स्ट्रक्चर और साथ में दरवाज़ों का रंग, इनके पेंटिंग करने का तरीका और जिस तरह से इन्होंने अपने दरवाज़ों को सजाया है, ये स्टाइल मुझे काफ़ी अनोखा लगा और काफ़ी पसंद भी आया। जब आप इस तरह बेमंजिल मोहल्ले की गली में भटकते रहोगे तो इस तरह एक अप्रत्याशित टूरिस्ट अट्रैक्शन भी मिल सकता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस मोहल्ले के हर एक घर के डेकोरेशन ही अपने में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कि किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। यार सही में कितनी खूबसूरत खिड़की है और उससे भी खूबसूरत आसमान। इसका ऐसे ही फ़ोटो निकालो ना तो एक पोस्ट कार्ड बन जाएगा। ये शायद मोहल्ले की एक छोटी सी सब्ज़ी मंडी है, जहाँ पे गाजर, मूली, पालक और प्याज वगैरह बिक रहे हैं। और ट्यूनीशिया में बहुत भारी मात्रा में आपको नारंगी और टमाटर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा नारंगी इस देश में मिलेगा। और हर गली के छोर पर यहाँ के लोकल शैली में निर्मित एक मस्जिद भी देख सकते हो। इन दरवाज़ों के रूप और हालात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मोहल्ला कितना पुराना है। और ना जाने पता नहीं कितने सालों से यह दरवाजे इस तरह से बंद पड़े हैं। ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक अनकही कहानी कैद है, जिसको कोई खोल नहीं सकता। और इस आसमान की नीलिमा को देखते हुए जब आप चलते जाओगे तो सड़क पर कुछ इस तरह की प्यारी बिल्लियाँ भी मिलेगी। ट्यूनीशिया में आपको बिल्लियाँ बहुत सारी मिलेगी,
भरपूर मात्रा में। कितने क्यूट है ये सब बच्चे। अभी मैं जिस इमारत के सामने आकर खड़ा हुआ हूँ, इसको 3 दरवाज़ों की मस्जिद कहा जाता है। आप देख सकते हो, जैसा नाम वैसा स्ट्रक्चर। 3 दरवाजे इनके सामने लगे हुए हैं और फिर इसका आकार अभी मैं जिस मस्जिद से आया हूँ उसके तुलनामूलक थोड़ा बहुत छोटा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो पता चला कि आज इनकी छुट्टी है, यानी मैं इनके अंदर नहीं जा सकता। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं इस मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं कर सका। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता आपको खुला मिल जाएगा। मस्जिद के राइट साइड में मेरे को काफ़ी सुंदर गली मिली, जिसके अंदर मैं अपने कदम कदम बढ़ाते जा रहा हूँ। क्या पता इस गली में एक ऐसी चीज़ मेरा इंतज़ार कर रही हो जिसके मैंने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। सड़क का नज़ारा कुछ ऐसा कि अराब का नाम सुनते ही जो हमारे दिमाग में आ जाता है, थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा पुराना, थोड़ा सा रंगीन और थोड़ा सा रहस्यमय। ये दरवाज़ा एक साधारण सा दरवाज़ा जो कि बहुत सफ़ेद, इस बादलों से छाए आसमान के नीचे कुछ रहस्यमय माहौल पैदा करता हुआ नज़र आ रहा है। और इस रास्ते से दिशा मोड़कर जब मैं लेफ़्ट साइड को अपना दिशा बदलता हूँ तो एक काफ़ी साफ़ सुथरा सड़क सामने आता है, जो कि मेरे को आज के किसी और डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। अभी मैं पहुंच गया आज के अपने दूसरे मंजिल सीदी अबीर नामक एक संत साहब के मज़ार पर। कहते हैं कि इस मज़ार का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था और 14वीं शताब्दी में इसका एक बार रिकंस्ट्रक्शन भी कर दिया गया है। काफ़ी खूबसूरत टाइल का डेकोरेशन है। तो चलो अंदर जाके देखता हूँ कि अंदर कौन सी चीज़ मेरे स्वागत में इंतज़ार खड़ी होगी। प्रवेश करते ही इसके चारों तरफ चौकोर में 3 आर्च के खंबे आपका स्वागत करते हुए नज़र आएंगे और उसके ऊपर खुले आसमान और फर्श पर कुछ डेकोरेशन। ध्यान खींचने वाली चीज़ तो दीवार के डेकोरेशन है। जाहिर सी बात है कि इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया होगा, लेकिन जो भी कह लो, इनके शानदारपन, इनकी विशालता और इनके रंग को आज के समय भी बरकरार रखा गया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। जैसे ही मैं उस सन्नाटे भरे मकबरे से बाहर निकला, मेरे आंखों के सामने आधुनिकता से भरा ये बाज़ार, ये रास्ता शुरू हो गया, जहाँ पे काफ़ी लोगों की चहल पहल भी है। अभी तक मेरे वीडियो देखने के बाद आपको यूँ बात तो समझ में आ गई होगी कि इनके अरबिक कल्चर में बाज़ार का एक काफ़ी बड़ा महत्व होता है। ये लोगों के मिलने के स्थान, खाने की जगह, चाय पीते हुए अड्डा मारने के, यानी मानक हिंदी में बातचीत करने की जगह, और साथ साथ ख़रीदारी के जगह के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोने चांदी का सामान जिससे मेरे को ना है कोई मतलब, मेरे को अभी मतलब है पेट पूजा खाने से। अभी ओल्ड सिटी मदीना की सैर कुछ इस तरह समाप्त हो गई। गूगल मैप के हिसाब से काफ़ी बड़ा नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली इतना बड़ा है नहीं। अगर आप अच्छे से पैदल चलते हो तो 1-1.5 घंटे में इसको पूरा घूम सकते हो। हाँ, यही वो दरवाज़ा है जो ओल्ड सिटी और न्यू सिटी को डिवाइड करता है। और जैसे ही आप इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हो, ओल्ड सिटी मदीना शुरू हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं न्यू सिटी, न्यू टाउन में आ गया हूँ। चलो कुछ पीने की कोशिश करते हैं। और दारू तो नहीं मिलेगी, चाय कॉफ़ी वगैरह ऐसा कुछ। लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि पीने की जगह पास है। चलो मैं भी इनकी तरफ बैठ जाता हूँ और कुछ चाय वगैरह ऑर्डर करके टाइम को किल करता हूँ। लंबी सैर ख़त्म करने के बाद जो चाय का एक चुस्की लो, उसके स्वाद को ना शब्दों में बयान करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाँ, ये देखो, मैं भी इन दोनों की तरह और बाकी 10 लोगों की तरह सड़क किनारे बैठ के इनकी तरह चाय का मज़ा ले रहा हूँ। सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ी और लड़के लड़कियाँ सबको निहारते हुए इस बात का एहसास हो रहा है कि इस देश में मेरे ज़्यादा दिन नहीं बचे।
पुरानी सिटी मदीना से बाहर निकाल के अभी मैं न्यू सिटी के सड़क किनारे पर टहलने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी गाड़ी है, लेकिन एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जिस तरह घर का स्ट्रक्चर है और जैसे मोहल्ले का माहौल है, एकदम दिल्ली के किसी मोहल्ले से मिलता जुलता है। अगर यहाँ की भाषा अलग ना होती ना तो पहचानना मुश्किल हो जाता कि ये दिल्ली का नज़ारा नहीं है। वैसे मैं घूम तो रहा हूँ न्यू सिटी में, लेकिन जैसे इस सिटी कैरवां का इतना पुराना इतिहास है, इस सिटी के कोने कोने में इस तरह अप्रत्याशित ऐतिहासिक मोमेंट आप खड़े हुए देख सकते हो, वो भी एक तरफ नहीं 2 तरफ। आधी पुरानी सड़कों पर खड़ी कारों की लाइन और उसके दोनों साइड लगे ऐतिहासिक मोन्यूमेंट का सम्मेलन, ये पुराने बॉलीवुड फिल्म के एक सीन की याद दिलाता है। तो मैं सड़क पर चल रहा था कि बीच में ना मुझे एक पुराना गेट दिखा, ये वाला, और उस गेट के अंदर प्रवेश करते ही मेरी आंखों के सामने एक और बाज़ार शुरू हो गया। इस देश में आने के बाद ना जाने मैंने कितने सारे बाज़ार देखे, मैंने काउंट करना ही छोड़ दिया। मैं इसी गेट से अंदर आया हूँ और अंदर आते ही एक और बाज़ार शुरू हो जाता है, एक हिस्ट्रिकल मस्जिद के साथ। इसके ईंट और बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि काफ़ी पुराना है, लेकिन उसके विपरीत इसके सामने नज़र आने वाले बाज़ारों का नज़ारा तो काफ़ी आधुनिक है। एकदम पुराने दिखने वाले गेट के ऊपर ये मस्जिद ना जाने कितने साल से इस बाज़ार के ऊपर इस तरह लोगों की निगरानी में खड़ी होगी। और हाँ, एक रहस्यमय सुरंग अंदर जाती है। चलो मैं भी देखता हूँ अंदर जाके कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, और कुछ है भी या नहीं। बिल्ली ने मेरा स्वागत किया और एक गाड़ी जो कि मुझे लगता है कि सैकड़ों साल पुरानी यहाँ पर कबाड़ बन के पड़ी है। हाँ, इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ से आया था वही रास्ता वापस शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि इस तरह इस नए शहर खैरवां का दर्शन भी धीरे धीरे समाप्त होने को है। अभी मैं एक आधुनिक सड़क पर चलते हुए अपने होटल जहाँ पर स्थित है सूसा वापस जाने के लिए बस स्टेशन तक पैदल चल रहा हूँ। दिल्ली के जीटीबी नगर में मैं हूबहू ऐसी सड़क पर रहता था अपने एक दोस्त के साथ, बिना पढ़ाई के, बिना प्रेशर के, बस मज़े में बिताए गए उन दिनों की आज भी याद आती है। लाइन में 1 घंटा वेट करने के बाद अभी मुझे सूसा वापस जाने की गड्डी वैन मिल गई। जा रहा हूँ वापस। बगल में आंटी बैठी है, बात कर रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करने का, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।